Assalamu alaikum to all of you. This is Mohsen Ali Sumro. You are watching the YouTube channel with Mohsen Ali. Today we will discuss furthermore onwards. In the last time we have discussed about the electromagnetism in lecture number 3. After that we have discussed about the Oersted experiment, Faraday's experiment, and after that we have studied the forces acting on a moving charge in a uniform magnetic field, its equation, qualitative as well as quantitative. What we have to study in lecture number 4 is to understand the force on a current carrying a conductor in a uniform magnetic field. Again, assalamu alaikum to all of you. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि फोर्सेस ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम बड़े मैग्नेट्स रख लें या कोई भी जो है ना हम मैग्नेट्स रख लें, चाहे वो हॉर्स शू मैग्नेट हो चाहे वो यू शेप्ड मैग्नेट हो, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी स्टेशनरी चार्ज होगी तो हमने पढ़ा था कि उस स्टेशनरी चार्ज पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अमल नहीं करेगा। ये जो है ना हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और उसके टाइम बाद जो है ना हमने इसके ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किया था कि ऑरस्टेड ने हमें बताया सबसे पहले क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म जो ब्रांच है हमारे पास, उस ब्रांच में जो है ना हमने ये स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में बेसिकली हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म इन दोनों ब्रांचेस को कनेक्ट करने वाली जो एक ब्रांच है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का नाम देते थे, वो बेसिकली इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो साइंटिस्ट थे वो थे क्रिश्चियन हैंस ऑरस्टेड। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था हमें कि ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है स्टेटमेंट में कि इट स्टेट्स दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ सर्टेन वायर मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ठीक है, तो इसने बताया कि चार्जेस जब मोशन में होंगी तो जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, एंड आफ्टर डेट उसके रिवर्स प्रोसेस फैराडेज ने बताए, उसके जो है ना लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैं, वो जो है ना हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम जो है ना जो भी डिस्कस किया था उसके बारे में, अच्छा ये जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जो लिखा हुआ है फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमने ये सीखा था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें, यानी अगर हम बड़े मैग्नेट्स ले आएँ तो स्टेशनरी चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स अपीयर नहीं होगा, पर अगर कोई भी मूविंग चार्ज किसी वेलोसिटी से जो है ना वो आ रही है तो उस वेलोसिटी से मूविंग चार्ज जब उस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगी तो उसमें जो है ना मैग्नेटिक फोर्स अपीयर होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली अच्छा, तो मैं जो है ना यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर जो है ना कोई भी मूविंग चार्ज उसमें इंटर होती है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स अपीयर होता है, जो कि डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, एंड एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद इन तीनों इक्वेशंस को जो है ना हमने कंबाइन किया था और हमें जो रिज़ल्ट मिली थी वो थी एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें जो है ना हमने इसके यूनिट्स पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का यूनिट टेस्ला होता है, जो कि न्यूटन अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर के बराबर होता है। ये जो है ना सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हमें क्या डिस्कस करना है इस लेक्चर नंबर 4 में, वो जो है ना हम स्टडी कर लेंगे कि लेक्चर नंबर 4 में किस टाइप का जो है ना क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में और किस तरह से जो है ना हम इसको स्टडी कर रहे हैं।
अब इस लेक्चर नंबर 4 में हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं एक टॉपिक को जो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग अ कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात जो कि हमने पहले टॉपिक में पढ़ी थी वो था ऊपर वाला टॉपिक जो फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने क्या किया था, ये जो लेक्चर नंबर 3 वाला टॉपिक मैंने दिया था, बिल्कुल ये सामने वाला, इसमें हमने क्या किया था कि इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की थी। बड़े बड़े मैग्नेट्स लेके हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की थी और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मूविंग चार्ज जो है ना हमने मूव कराई थी, मोशन में लाई थी और उस मूविंग चार्ज पे जो है ना ये मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट कर रही थी, जो कि बराबर था F=QV क्रॉस P, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट को ओबे कर रहा था। इसका मैग्नीट्यूड जो है ना हमने डिटेक्ट किया F=QVB sin थीटा। अच्छा, यहाँ पे जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग अ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी वायर में से करंट को फ्लो कराते हैं। तो ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो पर्पस है वो थ्रू करंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक वायर शो की है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ वायर। इसमें एक एरो दिया गया है कि इसमें करंट जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। तो ऑब्वियसली इस करंट के फ़्लो होने की वजह से इसके अराउंड जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसका डायरेक्शन हम राइट हैंड कर्ल रूल की मदद से देख सकते हैं। वो जो है ना राइट हैंड कर्ल रूल का जो डायरेक्शन है कि किस तरह से डिटेक्ट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बहरहाल इस लेक्चर में जो है ना हम जस्ट ये देख रहे हैं कि इस वायर में से अगर करंट फ़्लो होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो अब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक मूविंग चार्ज आएगी तो उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा करंट की वजह से वो कितना होगा वो हमें जो है ना कैलकुलेट करना है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन दी गई है या ऊपर वाला जो टॉपिक है फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमने क्या किया है कि मैग्नेट्स रख के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है ना, वो जो है ना फार्मूला हमें दिया गया F=QVB sin थीटा। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का पर्पस था मैग्नेट्स। अब यहाँ पे इस टॉपिक लेक्चर नंबर 4 में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन पर्पस है वो है करंट। ठीक है, तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, अब इसमें कोई मूविंग चार्ज, ओबियसली स्टेशनरी चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स अपीयर नहीं होगा। ये जो बात है मैंने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस की थी। अब जब इस वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसमें के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो कि ऑरस्टेड ने बताया था। अब ये सेम चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखी हुई है कि सपोज़ द करंट is flowing through a certain wire having certain length। इसका मकसद ये है कि ये जो वायर है इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। इस सपोज़ कर लेंगे ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको ए और बी पॉइंट नाम ले लें तभी कोई मसला नहीं है। अब इस वायर की ना कोई ना कोई लेंथ होगी। अब इस वायर की जो भी लेंथ होगी इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें करंट को फ़्लो कराएंगे और ऑब्वियसली किसी भी वायर में से करंट का जो फ़्लो होता है वो किसी ना किसी सोर्स की वजह से होता है। ऐसे नहीं कि इस वायर में से हम ऐसे ही करंट फ़्लो करा रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी हम सप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट ना इसमें करंट फ़्लो हो जाएगा। अब क्या होता है कि इस वायर में से करंट फ़्लो होगा, इस वायर की कोई ना कोई लेंथ होगी तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब यही सेम बात जो है ना मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है कि सपोज़ द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ सर्टेन वायर having certain length, then according to the Oersted it produces the magnetic field around it। so यहाँ पे मैं इसको जो है ना थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ। so if the moving charge is now being placed and is moving with certain velocity, यहाँ पे अगर कोई भी मूविंग चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दी जाए और इसको सर्टेन वेलोसिटी से जो है ना मूव कराया जाए, then in the presence of magnetic field charge may experience a force। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में चार्ज कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती है, जो कि बराबर है इस फार्मूला के F=QVB sin थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि जैसे कि ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी किसी भी चार्जेस की है, तो इस
ये जो वायर मैंने आपके सामने रखी हुई है कि इस वायर में से अगर चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं फ्रॉम नीचे पार्ट जो है ना बॉटम पार्ट से अपर पार्ट तक जो है ना चार्जेस फ़्लो कर रही हैं, तो ओबियसली ये कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रही हैं जो कि बराबर है इसकी लेंथ के। ठीक है, क्योंकि इस वायर की कोई ना कोई लेंथ है, यही सपोज़ करेंगे इसका डिस्टेंस है, तो कोई ना कोई टाइम इंटरवल होगा जिसको हम टी कहेंगे। तो ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और इस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को अब हम यहाँ पे शो कर रहे हैं एल बाई टी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ये फार्मूला लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स जो अपीयर होगा वो है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस वेलोसिटी को जो है ना, जैसे कि डी अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह हम इस वायर की लेंथ पुट कर रहे हैं एल बाई टी। ठीक है, अब ये जो एल बाई टी है ये हम जो है ना ऊपर वाली इक्वेशन में या ऊपर वाले फार्मूला में पुट कर रहे हैं जो कि है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब जहाँ पे हमें वेलोसिटी मिल रही है वहाँ पे हम पुट करेंगे एल अपॉन टी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बच जाती है, ये बिल्कुल हमारे सामने है। सो वी गेट एफ इज इक्वल टू क्यू, अब यहाँ पे जो v होता है v की जगह आपने एल अपॉन टी लिखा है इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो q अपॉन टी है, ये q अपॉन टी जो लिखा हुआ है ये बराबर होता है करंट के, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, q अपॉन टी बराबर होता है करंट के, तो यहाँ पे q अपॉन टी को मैंने रिप्लेस करके यहाँ पे करंट लिखा हुआ है, और ये एल बी साइन थीटा को रिप्लेस करके यहाँ पे लिखा हुआ है एल क्रॉस बी। तो ये जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास करंट की एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये भी ओबियसली क्रॉस प्रोडक्ट को ही ओबे कर रही है। और यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ वायर है ये भी एक वेक्टर फिजिकल की क्वांटिटी की तरह बिहेव कर रही है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो कि एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा मिला है, इन दोनों में फ़र्क क्या है ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन हमें पढ़ी थी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये बेसिकली इक्वेशन यूज़ तब होती है जहाँ पे हमें करंट नहीं मिला हुआ होता, जस्ट उस चार्ज की जो है ना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड मिली हुई होती है, तो हमें जो है ना उसकी मैग्नेटिक फोर्स मालूम करना बहुत इजी हो जाता है। और इसके बाद ये जो नीचे वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, इसमें क्या होता है कि जब भी करंट और वायर की लेंथ दी गई होती है तो उसमें जो है ना हम फोर्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना लेक्चर फाइनलाइज़ करता हूँ, लेक्चर नंबर 4 को। जस्ट इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि जैसे कि पहले वाले टॉपिक लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी मैग्नेट्स रख के हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज एक मूव कर रही है, तो उसकी जो है ना मूविंग चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स अपीयर हो रही थी वो थी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करके उसी मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज मूव कर रहे हैं, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, जो कि हमने इस इक्वेशन से जो है ना मालूम कर लिया कि एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 4। अब मैं लेक्चर नंबर 4 को यहाँ पे जो है ना फाइनलाइज़ कर देता हूँ। इंशाल्लाह ऑन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग अ कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी रेक्टेंगुलर लूप हो या कोई भी रेक्टेंगुलर शीट हो कंडक्टर की, उसमें अगर हम करंट को फ़्लो करा रहे होते हैं तो उसमें जो है ना एक टॉर्क एक्सर्ट होती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहते हैं। तो उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।